नमस्कार। पिछले वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट के कुछ वाक्यों की प्रैक्टिस हमने की थी और आज भी आप देखेंगे हमने यहाँ पे 6-7 सेंटेंस लिए हुए हैं जिनकी अभी हम ट्रांसलेशन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे ट्रांसलेशन की जाएगी। अब आप देखेंगे कि कल मैंने आपको बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट के वाक्यों के अंत में ये ध्वनियाँ आनी चाहिए, आ, ई और ए। अगर किसी वाक्य के अंत में आ की आवाज़ आ रही है तो वो पास्ट इंडेफिनिट का होगा। किसी वाक्य के अंत में अगर ई की आवाज़ निकलेगी तो भी वो पास्ट इंडेफिनिट का होगा, और किसी वाक्य के अंत में अगर ए की आवाज़ है तो वो भी पास्ट इंडेफिनिट का होगा। यहाँ वाक्य आप देख रहे हैं कि ये टोटल सेंटेंसेस अफर्मेटिव पैटर्न के हैं। ये जितने भी वाक्य हैं सबके सब अफर्मेटिव हैं। इनका एक बहुत छोटा सा फार्मूला है, कल भी मैंने आपको यहाँ नोट कराया था, 1 2 3 SB2 बोलते हैं इसको। इसका मतलब है कि पहले नंबर पे हमें सब्जेक्ट लगाना है, दूसरे पे हम V2 यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो पहला वाक्य हम उठाते हैं यहाँ से, अध्यापक ने मुझे किताब दी। ई की ध्वनि है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। वाक्य की प्रकृति देखें, नेचर ऑफ द सेंटेंस देखें तो यहाँ पर ना तो कोई क्वेश्चन है, ना कमांड है, ना रिक्वेस्ट है, ना कोई इंप्रेशन है और ना ही कोई एक्सक्लेमेशन। तो इसका मतलब हुआ कि यह सेंटेंस अफर्मेटिव है। तो इसी क्रम से हम यहाँ मीनिंग लगाते चले जाएंगे और बिल्कुल ट्रांसलेशन सही बन जाएगी। तो नंबर 1 पे हमें सब्जेक्ट लगाना है और सब्जेक्ट आपको मालूम है आगे होता है अध्यापक। हम अध्यापक की मीनिंग यहाँ पे लिखेंगे। अध्यापक की मीनिंग क्या लिखनी है? द टीचर, द टीचर। उसके बाद में वर्ब दी मीन्स देना। देना की मीनिंग होती है गिव और सेकंड फॉर्म होता है गिव। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है, सेकंड फॉर्म गिव, ठीक। अब हमने सब्जेक्ट लगा लिया और वर्ब लगा दी, इतना। मैं जिसकी मीनिंग लगाता जाऊंगा उसे अंडरलाइन कर रहा हूँ। अध्यापक की मीनिंग हो गई, दी की हो गई। अब इसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है बेटा 2, मुझे और किताब। जब 2 ऑब्जेक्ट होते हैं तो ग्रामर का रूल है, आप सबसे पहले लगाएंगे सजीव कर्म, सजीव, और उसके बाद में लगाएंगे निर्जीव कर्म। अगर दोनों कर्म आपको लिखने हैं तो आप सबसे पहले सजीव कर्म की मीनिंग डालिएगा, उसके बाद में निर्जीव कर्म की। तो यहाँ पर सजीव कर्म को ढूंढने के लिए प्रश्न होता है किसको, और निर्जीव कर्म को ढूंढने के लिए प्रश्न होता है क्या। तो हम पहले देखेंगे किसको दी। अध्यापक ने किताब किसको दी? पता चला मुझे, तो मुझे की मीनिंग मी। अब क्या बचा आपका? किताब। किताब की मीनिंग लगाएंगे ए बुक। सेंटेंस कंप्लीट। पहले वाक्य की ट्रांसलेशन हमने कर ली है। अब हमारे पास है दूसरा वाक्य, मैंने फल टोकरी में रखे। इसी फार्मूले को यूज करते हुए हम आएंगे। सब्जेक्ट कौन है? मैंने, इसका मतलब आई। अब वर्ब, हिंदी के वाक्य में वर्ब हमेशा पीछे होता है, रखे, रखना। तो रखने की मीनिंग होती है पुट। सेकेंड फॉर्म भी पुट और थर्ड फॉर्म भी पुट। पुट पुट पुट, ये मीनिंग होती है इनकी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई पुट, ठीक। अब हमारा कर्ता हो गया और क्रिया हो गई। अब नंबर 3 पे हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। क्या रखे हैं? फूल। तो फूल की मीनिंग दी फ्लावर्स, दी फ्लावर्स। अब कितना बचा है? टोकरी में एक फ्रेज बच रहा है, टोकरी में। तो इसको बनाएंगे इन द बास्केट। ये हो गया। अगर हिंदी में कोई कहे कि मैंने फूल टोकरी में रखे तो इंग्लिश में होगा आई पुट द फ्लावर्स इन द बास्केट। तीसरा सेंटेंस देखेंगे हम लोग, उन्होंने आसमान में पतंग उड़ाई। सबसे पहले सब्जेक्ट उन्होंने को अंग्रेजी में लिखते हैं दे।
उसके बाद में उड़ाई। उड़ाना की मीनिंग होती है फ्लाई, फ्लू और फ्लोन। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो यहां पे हमें लगाना है फ्लू, फ्लाई का सेकेंड फॉर्म। दे फ्लू। अब ये हमारा हमें ऑब्जेक्ट लगाना है कि क्या उन्होंने आसमान में क्या उड़ाया, पतंग। तो पतंग यहां पर एक काइट, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब कितना बचा है, शेष शब्द है अदर वर्ड है आसमान में, इन द स्काई, ये भी पूरा हुआ। दे फ्लू ए काइट इन द स्काई, उन्होंने आसमान में पतंग उड़ाई। अगला सेंटेंस हमारा भेड़िए ने बकरी मार दी। तो यहां पे सब्जेक्ट है भेड़िया। सबसे पहले हमें भेड़िए की मीनिंग लगानी है, दी वोल्फ। वोल्फ, वोल्फ मीन्स भेड़िया। मार दी, किल माने मारना, ये किल माने मारना सेकंड फॉर्म के लिए ईडी लगानी, ठीक है। तो दी वोल्फ किल। अब हम लेंगे नंबर 3 पे ऑब्जेक्ट। तो भेड़िए ने किसको मारा, बकरी को। बकरी की मीनिंग लगेगी दी गॉट। दी के प्रयोग का ध्यान रखेंगे, दी हमेशा कॉमन नाउन के पहले लगाया जाता है। इसके बाद में अगला बात है हमारा, धोबी ने कपड़े साफ किए। धोबी ने कपड़े साफ किए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारा धोबी। धोबी की मीनिंग लगाएंगे दी वॉशरमैन, दी वॉशरमैन। अब साफ किए, साफ करना, कपड़े साफ करना मीनिंग होती है वॉश, ईडी लगेगा सेकंड फॉर्म के लिए। तो हमने यहां पे लगा दिया वॉश का वॉश। अब हमारा थर्ड नंबर ऑब्जेक्ट क्या बचा है, कपड़े। क्या धोया है, कपड़े, दी क्लॉथ्स। द वॉशरमैन वॉश्ड द क्लॉथ्स। वह पैदल जाता था, इसका सब्जेक्ट हुआ है ही। जाता था, गो, बेंट, गॉन। ही बेंट, ये हो गया। अब बचा पैदल। पैदल के लिए लिखते हैं ऑन फुट। ही बेंट ऑन फुट, वह पैदल जाता था। अगला बात है बेघर लौटा है, करता। नंबर 1 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह वे। वे की इंग्लिश दे। लौट आए, लौटना, इसकी मीनिंग है रिटर्न। ईटी लगाएंगे सेकेंड फॉर्म के लिए, दे रिटर्न। वे लौट आए, कहाँ लौटे, घर। तो यहाँ पे ये हमने यहाँ पे लिख दिया इसको होम। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 7 सेंटेंसेस हमने लिखे हुए हैं और इन 7 सेंटेंसेस को हमने ट्रांसलेट किया। कुछ और एग्जाम्पल अभी देखेंगे सो दैट हम इसको आसानी से आराम से समझ सकें कि ट्रांसलेशन के फार्मूले को किस तरह से यूज़ किया जाना है। कल जो पिछला वीडियो हमने बनाया था उसमें भी हमने आपको बताया था कि हिंदी में इस फार्मूले को कह सकते हैं क कर्ता क्रिया कर्म, कर्ता क्रिया कर्म। इसी सीरियल से वर्ड मीनिंग भी इसमें लगाए जाते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव की बात हो तो अपना एस, V2 एंड O इस क्रम से आपको मीनिंग लगानी होती है। अगर इस क्रम से आप मीनिंग लगाएंगे तो आपकी ट्रांसलेशन बिल्कुल सही जाएगी। 2-4 बात यहाँ पे कुछ और देखते हैं। बच्चों ने कक्षा में शोर मचाया। अब यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों ने कक्षा में शोर मचाया। ये जो अंतिम शब्द है इसमें किसकी आवाज आ रही है, आ की। और अगर आ की आवाज अंत में निकलेगी, ई की आवाज निकलेगी या ए की आवाज निकलेगी
तो वो पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस हुआ करते हैं। अब इसकी ट्रांसलेशन हम करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, नंबर 1 के सब्जेक्ट बच्चों ने, तो इसको अंग्रेजी में लिखते हैं बहुवचन है, चाइल्ड की जगह चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन। V2 शोर मचाना हमारी वर्ब मेक ए नॉइज है, जो हो जाएगा मेक ए नॉइज। अब क्या बचा हमारे पास, कक्षा में, तो इसको हम लिखेंगे इन दी क्लास। बच्चों ने कक्षा में शोर मचाया, द चिल्ड्रन मेड ए नॉइज इन द क्लास। इसके बाद अगला वाक्य लिखेंगे, चपरासी ने घंटी बजाई, चपरासी ने घंटी बजाई। यहां भी सबसे पहले तो मैं हर सेंटेंस में सब्जेक्ट लेना, तो सब्जेक्ट क्या है, चपरासी ने, इसको इंग्लिश में लिखते हैं दी पियन। अब वर्ब है बजाना, बजाना रिंग, ये रिंग। सेकंड फॉर्म रैंग, थर्ड फॉर्म रंग। इस प्रकार से मीनिंग लगती है। तो यहाँ पर हमको लगाना है रिंग, द पियन रैंग दी, बाद में क्या बचा, घंटी, ये घंटी, बेल, ये हमने लगा दिया, द पियन रैंग दी बेल। एक सेंटेंस और देखते हैं, किसान ने अपनी फसल की सिंचाई कर दी, किसान ने अपनी फसल की सिंचाई कर दी। सब्जेक्ट क्या है हमारा, किसान ने, तो यहाँ पे दी फार्मर। इसके बाद में सिंचाई कर दी माने सिंचाई करना। इसके लिए या तो एक मीनिंग है इरिगेशन, इरिगेट, या फिर आप सिंपल मीनिंग लगा लो वाटर। सेकेंड फॉर्म ईडी लगा दो, द फार्मर वाटर्ड, किसान ने सिंचाई कर दी। अब किसकी सिंचाई की है उसने, अपनी फसल की, तो अपने के लिए हिज और फसल के लिए क्रॉप। हिज क्यों लगाया गया, क्योंकि जब भी थर्ड पर्सन होगा कोई, और अगर वो पुल्लिंग है तो हिज लगाते हैं, स्त्रीलिंग है तो हर लगाते हैं। तो इस प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट के वाक्यों की ट्रांसलेशन की जा सकती है। उम्मीद करता हूँ कि पिछली वीडियो और आज के वीडियो को मिला करके ये टॉपिक आपको समझ में आया हो।